आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ भाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 14 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले के जितने शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए, अगर इस 5x स्क्वायर का इस 2 में गुणा करूंगा तो प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10x स्क्वायर आ जा रहा है। दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो 2 में 5 का गुणा करूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस 5 का 9 में गुणा करूंगा तो माइनस का 9 पचे 45x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? तो 18 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो इस x को बराबर के उधर लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा 45x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? तो जब ये 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 पहले से माइनस में, 18 माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और प्लस का 25 पहले से है, दोनों को जोड़ दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो माइनस का 3/45 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 15 × 45 यानी कि माइनस का 1/15 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किए और 2% जो मत हैं वो अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुआ तथा वह 1568 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो मैं मान लेता हूं कि कुल 100 मतदाता पंजीकृत थे। तो 80% ने क्या किया? वोट डाला। इस 80% में से कह रहा है कि 2% अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने होंगे? तो 98% क्या हो जाएंगे? वैध मत होंगे। अब इसी वैध मतों में से 52% जो मत है वो जीतने वाला प्राप्त कर रहा है। तो हारने वाला कितना मत प्राप्त करेगा? तो 48% मत प्राप्त करेगा। तो अंतर अगर मैं इसमें देखूं तो कितने का अंतर है? तो 4% का अंतर है। और इसी 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 1568 मतों से उसको हराता है। आपसे यहाँ पे जो 100 वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। लगभग हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पीछे से हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसे 4% की वैल्यू अगर इतना है तो यहाँ पे जो 100% जो आएगा, क्योंकि 52 और 48 इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 100% आएगा। इसे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर आपको 4 से अगर मैं भाग कर देता हूँ तो 4 × 12 हो जाएगा, 3 36, 4 9 36, 4 दूने के 8 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर 392 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 392 और इसके साथ 2 जीरो हो जाएगा। तो ये 100% की वैल्यू होगी, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है? तो 98% है। तो यहाँ से मैं अगर 98% की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट मैं क्या करूँगा कि इसमें 98 से भाग कर दूंगा। तो 98% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 98% की वैल्यू हो जाएगी 39200 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा? तो 98% हो जाएगा। बस इसी तरीके से रिपीटेशन करते जाएंगे। फिर ये 98% की वैल्यू इतना निकल के आ गई तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से इसमें गुणा कर दूंगा। लेकिन ये तो एक्चुअल किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। तो फिर इसमें 80 से भाग कर दूंगा। अब यहाँ पे जो वापस जाऊंगा तो इसी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 बचा है इसे 2 से इसको कैंसिल करूंगा मैं तो 1 हो जाएगा। 2 9 18, 1 12, 6 बार चला जाएगा यानी कि 1960 हो जाएगा, ठीक है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करूं तो 98 दूना के 196 हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 बार चला जाएगा। और 25 में 20 का गुणा करूंगा तो 25 दूना के 50 यानी कि कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 500। और यहाँ पे 100 बचा है, इसका गुणा करूंगा तो ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा यानी कि 50,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मैं बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बता सकता था
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे कोई भी आपका 5 का फैक्टर नहीं दिख रहा है और ऊपर यहाँ पे 100 में 5 का फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप 5 का फैक्टर चेक करते हैं तो सभी के लास्ट में क्या है, तो देख रहे हैं कि कोई भी पहले वाले ऑप्शन को छोड़ के कोई भी 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 168 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बस इसमें एक जोड़ दीजिए तो 169 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना सिखाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये तो न तो 96 से विभाजित होगी न तो 90 से, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। 105 में आपको 5 का फैक्टर दिख रहा है तो लास्ट में 1 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी, तो 105 से कैसे विभाजित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है 97, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है। तो 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। बस जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 13 का दोगुना करूँगा तो 26 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। तो 22 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 2 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखिए इसके लास्ट में 1 है, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। बाकी को आप चेक कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो है वो 2 से विभाजित हैं। तो 11 से मैं चेक कर लेता हूँ। तो 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। तो चेक कर लीजिए, तो 6 और 6 12, 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। बाकी अगर मैं सम का चेक करता हूँ तो 7 और 4 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब 22 में से अगर 12 घटाऊंगा तो ये आपका 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। तो 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, तो 17। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 0 5 5 10 हो जाएगा। अंतर इसका भी न तो 11 से विभाजित होगा न तो 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है तो कोस थीटा का मान कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने करना सिखाया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर कुछ भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे 3/2 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान कितना हो जाएगा। तो बस इसको 1/, जो दिया होता है वो लिख देते हैं। तो 1/3/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 2 सेक थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 3 3 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और 13/6 हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 2 से भाग करूंगा तो 13/12 हो जाएगी। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है तो कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 रुपये की कमी कर दी जाए, तो जो लाभ होता है वो 40.8% होगा। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 54% का लाभ प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे जब 75 रुपये की क्रय मूल्य में वृद्धि की जाती है और 66 रुपये की कमी की जाती है, तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो 40.8% हो जा रहा है। तो लाभ में अंतर प्रतिशत में कितना हो रहा है, तो अगर मैं 54 में से 40.8 घटा दूं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 13.2% का अंतर आ रहा है लाभ में। अब देखिए, तो 75 रुपये की जब वृद्धि हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने का प्रयास करिएगा कि 75 रुपये की जब वृद्धि कर रही है तो जो भी आपका लाभ निकाला जाता है वो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो भी आपका लाभ निकलता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। तो जब 75 रुपये की वृद्धि हो रही है तो 40.8% का लाभ हो रहा है, तो 75 रुपये की वृद्धि होने पर लाभ कितना हो रहा है मैं देख ले रहा हूँ प्रतिशत में। तो इसका मैं क्या निकाल दूंगा, तो 40% का लाभ यानी कि 140.8% इसका निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 25 से कट करूँ तो ये 3 बार, और ये 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा।
3 का गुणा करूंगा मैं तो 3 गुणा के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 को 5 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। 66 की कमी विक्रय मूल्य में हो रही है तो अंतर कितना हो जाएगा, तो इसमें 66 जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 11 7 हो जाएगा, यानी कि 171.6 रुपये में कमी आ रही है। और ये किसकी वैल्यू है, तो 13.2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस यहाँ से मैं 100% की वैल्यू, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 171.6 डिवाइडेड बाई 13.2 हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव आकर कैंसिल हो जाएगा, भाग दूंगा तो एक बार चला जाएगा, घट जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 396 हो जाएगा। 3 बार चला जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 13 निकल के आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1300 इसका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3570 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो 70% की वृद्धि, यानी कि अगर वो संख्या 100 है तो 70% की वृद्धि करने के बाद से संख्या कितनी हो जाएगी, तो 170 हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो 10 अगर है तो बढ़ के 17 हो जा रही है। तो इसी 17 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 3570 दिया है। आपसे 10 की वैल्यू यानी कि संख्या पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 17 दूना के 34, 17 का में 17 यानी कि 210 हो जाएगी। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2740 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना सिखाया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा कि अगर योगफल इनका पूछ रहा है तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को लेता हूँ तो अगर योगफल उन दोनों का 80 है तो अगर इसमें से 2 घटा दूंगा तो 78 हो जाएगा। इसका आधा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 39 दूना का 78 हो जाएगा। तो चूंकि ये तो विषम आ गई और आपको क्वेश्चन में सम प्राकृतिक संख्या दिया है तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। 88 में से अगर 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 86। इसका आधा करूंगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये भी विषम आ रहा तो ये भी नहीं आंसर होगा। 70 पर चेक कर लेता हूँ तो 2 घटाऊंगा तो ये 68 हो जाएगा। इसका आधा करूंगा तो 34 हो जाएगा। तो पहली संख्या 34 हो जाएगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इनका स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ मैं, तो लास्ट वाले डिजिट से चेक करता हूँ तो 4 चौको 16 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और इसके लास्ट में तो 0 है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा और दूसरी क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 जोड़ेंगे तो अगली मिल जाएगी। इन दोनों का स्क्वायर करके इसको 2740 के बराबर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 33 मिनट और 22 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर ए को मानता हूँ कि 33 मिनट में भर सकता है, बी 22 मिनट में भर सकता है और ए बी सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। इन तीनों को एक साथ करते हैं तो 18 मिनट में क्या होता है, पानी भर जाता है टंकी में। तो यहाँ से इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 33 हो जाएगा, 22 में 2 है तो 2 हो जाएगा, 18 में 9 है तो 9, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 33 से भाग करूँगा तो 9 दूने के 18 बार चला जाएगा। 22 से भाग करूँगा तो 11 दूने के 22 यानी कि 9 तिया 27 बार चला जाएगा। और अगर 18 से भाग करूँगा तो ये 33 बार चला जाएगा। तो यहाँ से अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और इस 45 में से अगर 33 घटा दूंगा तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1, यानी कि 12 क्या हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और इसी 12 क्षमता से इस टोटल क्षमता को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो बस 12 से भाग कर दूंगा मैं। तो 2 से कट करूँगा तो 6 बार चला जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 3 दूना के 6 और ये 11 बार चला जाएगा। 11 में 9 का गुणा करूँगा तो 11 9 99/2 भाग दूंगा तो 49.5 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा, रजत और अविनाश ने क्रमशः एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1,210 रुपये, 1,650 रुपये और 1,300 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में उन्हें 1,200 प्राप्त होता है तो लाभ में अविनाश का हिस्सा कितना होगा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो नेहा, रजत और अविनाश इन तीनों के निवेश किए हुए राशि का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 121 अनुपात 165 हो जाएगा। जीरो को मैं हटा लेता हूँ क्योंकि तीनों में जीरो है, तो 130 हो जाएगा। अगर इन तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 3 9, 2 11 को 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 416 क्या हो जाएगा, इन तीनों का योगफल हो जाएगा। और इसी 416 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1200 दिया है। आपसे वैल्यू यानी कि अविनाश का हिस्सा यानी कि 130 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1200 डिवाइडेड बाई 416 हो जाएगी। 130 की वैल्यू निकालने के लिए 130 का गुणा कर दूंगा मैं, तो 4 से कट करूंगा तो 4 का में 4, 0 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 300 हो जाएगा। 13 से भाग करूँ तो 10 बार हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। नीचे मुझे कोई भी 5 का फैक्टर नहीं दिख रहा है, ऊपर मुझे 5 का फैक्टर दिख रहा है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और 5 का सिर्फ एक ही मल्टीपल दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे निखिल से 2 घंटे कम लगते हैं, तो अनमोल की चाल कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि अनमोल की स्टार्टिंग में जो चाल थी वो 1 थी, तो बाद में उसकी कितनी चाल हो जाएगी, तो ए आफ्टर में लिख देता हूँ, बाद में उसकी दोगुनी हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 1 थी तो दोगुनी मतलब कर दे रहा है, तो 1:2 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो पहले अगर इसका उल्टा हो जाएगा, पहले अगर 2 समय लग रहा है तो अब उसको 1 समय लग गया। तो टाइम में अंतर कितने का है, तो 1 का है, और 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 6 घंटे अधिक लगते थे, 2 घंटे कम, यानी कि 8 घंटे दिया है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 दूना के 16 घंटे हो जाएंगी। तो 16 घंटे में 96 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 16 से भाग करूँगा तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, अनमोल की वास्तविक स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योग 42 होता है। कह रहा है कि यदि पिता की आयु का 2.2 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग जो है वो 89 वर्ष होता है। तो पिता की आयु कितनी होगी वर्षों में। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर इसको ऑप्शन से करना आसान होगा कि पिता की आयु आपसे पूछ रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन को मैं मानता हूँ कि पिता की आयु 37 है। तो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, तो किसी भी संख्या का अगर 2 गुना 37 में जोड़ा जाए तो कभी भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। 42 अगर है तो इसी में उसके पुत्र का अगर 2 गुना जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद ये 42 से अधिक आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 44 तो ये भी वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग 42 आना चाहिए। तो जब ये 44 पहले से ही है तो उसके बच्चे की आयु का 2 गुना करके इसमें जोड़ो तो 42 कभी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपको बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो घटाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, 6 में -1 का गुणा करूंगा तो -6 हो जाएगा, 22 में से 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और 16 से 640 में भाग कर दूंगा तो 16 चौको 64 यानी कि 40 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसअप और मसअप का गुणनफल कितना है, तो 150 है। दोनों संख्याओं में अंतर 5 का है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो गुणनफल कितने का है, तो 150 का है, और अंतर कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन से इसको, तो देखिए अंतर दोनों में 5 का है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालूंगा तो 15 चौको 60 हो जाएगा, गुणा करूंगा तो 150 कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मैं करूँ तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, और अगर मैं करूँगा इसका एलसीएम निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 से ऊपर ही आएगा, गुणा करेंगे तो ये भी आपका 150 से अधिक चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करता हूँ तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और 25 का 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 500, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल पर पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए हुए वापस उसी बिंदु पर आता है, तो इस प्रकार उसे कुल जो समय लग रहा है वो 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों तरफ कार से अगर जाने में उसे 4 घंटे कम समय लगता है, तो समान पैदल चाल से अगर दोनों तरफ जाता तो उसे कितना समय लगता है। तो दोनों तरफ अगर वो कार से जाता तो 4 घंटे कम लगता है, यानी कि कितना समय लगता है, तो सिर्फ 15 मिनट लगता है। तो एक तरफ उसको कार से जाने में कितना समय लगता है, तो 15/2 मिनट उसको लगता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में जब एक तरफ पैदल जा रहा था और एक तरफ कार से जा रहा था तो 4 घंटा 15 मिनट लग रहा था। तो एक तरफ अगर वो कार से जा रहा है तो 15/2 मिनट लग रहा है। तो एक तरफ पैदल जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे 15 मिनट। इसमें से मैं क्या करूँगा, 15/2 मिनट अगर घटा दूंगा तो कितना समय लगेगा इसको पैदल जाने में, तो इसको पैदल जाने में समय लगेगा तो 4 घंटा और 15/2 मिनट इसको लगेगा पैदल जाने में। ठीक है, एक तरफ। अब दोनों तरफ जाने की बात कर रहा है तो बस इसका दोगुना कर दीजिए, तो 4 दूना के 8 घंटा और इसका दोगुना करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। तो दोनों तरफ पैदल जाने में उससे 8 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोड़ी जूते को एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो जूते के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बता चुका हूँ मैं कि एमपी और सीपी के बीच में एक रेशियो होता है कि जितने का आपको लाभ हुआ है, तो 28% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई जितने परसेंट के आपने छूट दिया है, तो 20% की छूट दिया यानी कि 80% के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 से कट कर देंगे तो 4 में 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 20 हो जाएगा। फिर 4 से कट कर लीजिए तो 8 बार चला जाएगा और ये कितनी बार चला जाएगा, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो 8:5 क्या हो जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 69% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या अगर x मानता हूँ, इसका 69% यानी कि 69 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो दूसरी संख्या y अगर मानता हूँ तो इसके 4/5 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से कट करूँगा तो 20 × 5 = 120 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 20 × 4 = 80 हो जाएगा और ये बटा 69 हो जाएगा। तो 80:69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 79 है और तीसरी संख्या 135 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 2 संख्याओं का औसत अगर 79 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 79 × 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर ये 80 होता तो 8 दूना के 16 160 होता, 2 कम कर देंगे तो 158 हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी है, तो 135 है, तो इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 = 13 को 3 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 1 9 हो जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 293 क्या हो जाएगा, तो पहली 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। और पाँचों का योग कितना है, तो 655 है। तो इसमें से क्या कर दीजिए, 293 घटा दीजिए, तो शेष बची 2 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 362 क्या हो जाएगी, शेष 2 बची संख्याएं हैं उनका योग हो जाएगा। तो औसत निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 362 में 2 से भाग कर दूंगा, तो 2 से भाग करूँगा तो ये 18 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 181 क्या हो जाएगा, उनका औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73,500 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 6 गुना बराबर है बी के हिस्से के 9 गुना बराबर है सी के हिस्से का 2 गुना। तो ए का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं A/B/C निकाल देता हूँ। तो ये कैसे निकालूंगा, तो 6 9 और 2 इनका एलसीएम निकाल दूंगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 × 2 हो जाएगा, यानी कि 18 इनका एलसीएम हो जाएगा। 6 से भाग करूंगा तो 3 बार चला जाएगा, 9 से भाग करूंगा तो 2 बार और 2 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 9 बार। तो ये ABC के बीच में अनुपात निकल के आ जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ देता हूं मैं, तो 3 2 5 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। इसी 14 की वैल्यू आपको दिया क्या है, तो 73,500 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो ए, यानी कि इसे 3 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर 1 का मान निकालता हूँ तो 73,500 और डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। 3 का मान निकालने के लिए बस 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो नीचे आपका 3 का कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 का फैक्टर है,
तो बस चेक कर लीजिए कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो 5 5 10, 7 1 8, ये 18 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 5 1 6, 6 8 4 12, ये भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन आपके 3 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको 7 से कट कर लेता हूँ तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। इसको 2 से कट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 10, 2 5 10 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 0, 3 5 15 को 5 हो जाएगा, 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि 15,750 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 45% की छूट देता है। तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत हानि कितना होगा। तो 40% अधिक अंकित करता है, 45% की छूट देता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 2 बार चला जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 23% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 10,92,727 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो निकाल दीजिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r बटा 100 और टू द पावर कितना होता है, n होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ a/p बराबर किसको हो जाएगा, तो 1 + r बटा 100 और टू द पावर कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू। तो ए की वैल्यू दिया कितना है, तो 10,92,727 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 10 लाख हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 + r की वैल्यू आपको निकालनी है और डिवाइडेड बाय 100 और n की वैल्यू दिया है 3 वर्षों में, तो 3 है। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो देखिए अगर इसे 100 का अगर मैं क्यूब करूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए r की वैल्यू अगर 6 है तो अगर 100 में 6 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 106 हो जाएगा। क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो लास्ट में 6 है तो इसका क्यूब करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ तो 7 है तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 4 का अगर क्यूब करेंगे तो ये भी आपका 7 नहीं देगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो ये भी आपका 7 नहीं देगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 अगर है तो अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, लास्ट में 7 आ रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से आप इसके करेक्ट आंसर पर टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे ठोस घन बनाए जाते हैं, तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो 24 × 16 × 10 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन बनाया जाता है, तो घन का आयतन कितना हो जाता है, तो साइड का क्यूब हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 से कट करेंगे तो 6 बार, 4 से कट करेंगे तो 4 बार, 4 से कट करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए तो 5 को 20 3 60, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जो कि आपको दिया है 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध दे सकता है। तो सबसे पहले मैं संख्या लिख देता हूं, तो n37 m01, तो इसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो n + 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो m + 3 + 1 यानी कि m + 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m - n अगर हम निकालेंगे तो 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 होगा। और ये वाला संबंध किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, उसने 21 रुपये प्रति पेन की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 180 रुपये में 12 वस्तु अगर खरीदता है तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 12 6 60, 12 25 60, यानी कि 15 रुपये एक वस्तु की उसकी लागत मूल्य हो जाएगी। और 21 में बेच रहा है तो कितने का लाभ उसको मिल रहा है,
तो 6 रुपये का उसको लाभ मिल रहा है कितने पे, तो 15 पे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 3 से कट करूंगा तो 3 दूना के 6 2 हो जाएगा, 20 में 2 का गुणा करूंगा तो 40% का उसको लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि यानी कि -9 + 60 हो जाएगा। भाग किससे करना है, तो माइनस के 10 से इसको भाग करना है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 10 × 6 = 60, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो माइनस का 9 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 28 जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो माइनस का 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 21,600 की राशि को साधारण ब्याज के रूप में आंशिक रूप से 14% वार्षिक और आंशिक रूप से 4% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 6 वर्षों के बाद दोनों निवेशों पर समान ब्याज प्राप्त होता है तो 14% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो अगर 14% पर अगर मैं मान लेता हूँ कि x राशि उसने निवेश की, तो 6 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो इतने रुपये का उसको ब्याज मिलेगा। और जो 4% पर निवेशित राशि अगर उसको y मानता हूँ तो 6 वर्षों बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो इतना उसको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से मैं x और y के बीच में क्या निकाल देता हूँ, अनुपात निकाल देता हूँ। तो 2 से कट करूँगा तो 7 हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो ये आपका 2 बार चला जाएगा। तो x/y कितना निकल के आ जाएगा, तो 2/7 निकल के आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 7 और 2 9, इसी 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 21,600 दिया है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो 14% पर निवेशित राशि जो कि हमने x माना है, और x की वैल्यू यहाँ पे i कितना है, 2 है, तो इस 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 9 से अगर कट कर लेता हूँ तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 3 36, 9 चौको 36, यानी कि 2400 हो जाएगी एक की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 4800 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 22 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएँ तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो जो ए है वो 20 घंटे में भर रहा है, बी 22 घंटे में भर रहा है, और सी 14 घंटे में भर दे रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 11 × 2 हो जाएगा। 14 में एक 7 दिख रहा है तो 7 हो जाएगा। 20 में आपको 2 × 5 दिख रहा है, क्योंकि 2 तो पहले से है, 4 × 5, तो ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 20 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 5 दूना के 10 दूना के 20, यानी कि 11 7 77 बार चला जाएगा। 22 से भाग करूंगा तो 11 दूना के 22, यानी कि 7 5 35 दूना के 70 बार चला जाएगा। और अगर 14 से भाग करूँ तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना के 10, 11 में 10 का गुणा करूंगा तो 110 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं तो 7, ये 7 हो जाएगा, 7 7 14, 15 को 5 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 257 इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। इस टोटल कार्य को 257 से कराना है तो 257 से भाग कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, तो इसका लास्ट डिजिट अगर मैं चेक करूँ तो 2 1 में 2, और ये 7 दूना के 14 को 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि 0 आना चाहिए ऊपर। तो देख लीजिए 0 किस में आ रहा है, तो 7 दूना के 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी 0 नहीं आएगा। 7 9 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 0 नहीं देगा। 7 5 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो ये 0 आपका दे रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 85 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की जो लंबाई है वो 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बराबर भुजाएं मान लीजिए 85 है, ये 85 है, और ये जो आधार है वो 72 दिया है। तो अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डालता हूँ तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये 36 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप क्या करेंगे, लंब की वैल्यू निकाल देंगे, और जैसे ही लंब की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2, आधार आपका 72 हो जाएगा, और लंब की वैल्यू मान लेता हूँ मैं h भी निकल के आती है, कुछ भी निकल के आती है, मैं मान लेता हूँ h है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसको मैं कट करूँ तो 36 दूना के 72 यानी कि 36 इंटू एच आएगा, इसका आंसर आएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 36 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि अगर 36 से विभाजित है तो इसके जो फैक्टर होगा उससे भी विभाजित होना चाहिए। तो 9 से मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 9 से 36 विभाजित है। तो अगर चेक करता हूँ तो 6 5 11 7 18, 2 बच जा रहा है तो ये 9 से नहीं कटेगा। 4 8 4 12, 12 और 2 14, 7, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 2 15 और 7, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से कहीं ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 2 9, 7 2 9, 9 9 18, बिल्कुल ये 9 से विभाजित है। तो आप इस तरीके से बिना इसका लंब निकाले, बिना इसकी ऊंचाई निकाले आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर्ण का स्क्वायर करिए, आधार का स्क्वायर उसमें से घटा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट ले लीजिए, वो लंब की वैल्यू हो जाएगी, और फिर इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 14 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।